सभी श्रोताओं और दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट, भूतपूर्व प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, मैं अपनी आंतरिक भावनाओं से आपको परिचित करा रहा हूँ। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, मेरी जो अनुभूति है और मेरे जो विचार हैं, वो चिंतन मंथन के आधार पर ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज महिला शक्तिकरण अपनी प्रगति पर अग्रसर हो रहा है और उस प्रगति के पीछे महिलाओं की शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण और उनके समाज में अभिव्यक्ति की प्रभुता, ये सब नारी शक्तिकरण के कुछ कारक हैं जिनसे कि वो समाज में, भारतीय समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाती चली जा रही है और राष्ट्र की प्रगति के दिशा में जो भी उसके प्रत्यक्ष परोक्ष वो प्रतिभा के लक्षण हैं, वो आज समाज के लिए हमारे बहुत उपयोगी हैं। कोई भी क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण का क्षेत्र हो, कहीं तो महिलाएं कम नहीं हैं। सब अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं और उसी का नतीजा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन भी पड़ रहा है। अभी हाल ही में आपने बिहार के चुनाव देखे। उन चुनाव में एक बार यह अभिव्यक्ति स्पष्ट हुई है कि उनकी जो मौन शक्ति है, उनका जो चिंतन है, उनका जो निष्पक्ष व्यवहार है और उनके विचारों का गंभीरता है, ये सब जो हैं उनके व्यक्तित्व के फलस्वरूप उनके मत देने की, व्यक्ति परीक्षण की, राजनीतिक माहौल को समझने की और अपनी प्रतिष्ठा, अपनी अंतरात्मा की भावना, उनका संकल्प और उनके निर्भीकता, वो निर्भीकता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जहाँ पर अगर नहीं आई है तो उसके बाद उनका जो मौन शक्ति थी, उसका परिणाम अगर आप बिहार में जाएं या अन्य राज्यों में, चाहे वो चुनाव का छोटा मोटा स्तर रहा हो, बिहार का राज्य स्तर रहा हो, उसमें उन्होंने ये दिखा दिया कि देखिए सत्य की जीत होती है, जनता की मांग क्या होती है, जनता का चिंतन क्या होता है, जनता का रुझान क्या होता है और उसके साथ साथ वो निर्बल से निर्बल तबके की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कौन राजनीतिक दल जो है सक्रिय और संदर्भ के हिसाब से भावनाओं का प्रशिक्षण कर रहा है, तो वो उस प्रभाव के कारण उन्होंने अपने जो गोपनीय वैधता थी उनकी वोट देने की, उसका रक्षण कर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप में अभिव्यक्त कर दिया, जिसका कि संकल्प था। उन्होंने सही भावनाओं को पहचाना और समाज और देश के लिए वो आज भी बहुत लाभकारी हैं। निकट भविष्य में भारत में जो अनाचार है, दुराचार है, पक्षपात है, परोक्ष है, जातिवाद है और जो संकीर्ण भावनाएं समाज को दुर्बल करने वाली हैं, उन संकीर्ण भावनाओं का उन्होंने पर्दाफाश कर अपनी आत्मीयता राष्ट्र के प्रति, अपनी आत्मीयता सत्य के प्रति, अपनी आत्मीयता समाज की सेवा के प्रति जो दिखाई है, उन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में, मौन रूप में अभिव्यक्त करने में और समाज के साथ जुड़ने में, वो जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये राष्ट्र हित में और समाज के हित में अधिक प्रतिष्ठापूर्ण और सशक्तिमान है। ये हमें जो भी परिवार हैं, हमारा छोटे बड़े परिवार, भले ही उनमें ये प्रेरणा हर परिवार में है कि हमें बच्चे को पढ़ाना है और पढ़ाना में भी अपनी बेटियों को अधिक सशक्तिकरण की शक्ति उनमें उभरने लगे, उसके लिए उन्हें शिक्षा दीक्षा उनकी अच्छी होनी चाहिए
और समाज में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। एक दुख मुझे इस बात का है कि पहाड़ के गांव में आज भी लड़कियां, मैंने स्वयं अपने अनुभव किया है कि जिन लड़कियों को हम पढ़वाते हैं तो जहाँ पर इंटरमीडिएट या हाई स्कूल विद्यमान हैं उनमें तो लड़कियाँ अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हाई स्कूल परीक्षा पास कर लेती हैं और उसके साथ इंटर तक भी कर लेती हैं। उसके बाद उनके लिए एक समस्या होती है कि बाहर जाएं तो कैसे जाएं, आर्थिक स्थिति उनकी उतनी नहीं है कि उनके माता पिता उनको अपने गांव से दूर भेज सकें, शहरों का खर्चा वहन कर सकें, शहरों के मुसीबतों का सामना कर सकें। तो इसलिए ये अंतरात्मा से मैं ये बात कहता हूँ कि क्यों ना हम गांव में, चाहे वो दूर शिक्षा हो चाहे वो सामान्य विद्यालय हों, उनमें 11वें 12वें के लिए बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था गांव के आसपास ही कर सकें, जिससे कि अपने घर का भोजन करके वो अपनी शिक्षा को बढ़ा सकें। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है पहाड़ में, एक एक से बुद्धिमान और बुद्धिमती युवक युवतियाँ हैं। अब वो ऐसी दशा में बहुत सी बच्चियों को मैंने गांव में देखा कि इंटरमीडिएट या किसी तरह से हाई स्कूल करके वो घर बैठी हो जाती हैं। अब उसके बाद आज का जो आधुनिक समाज है, वो चाहे वो लड़का कितना ही शिक्षित है या कितना ही संपन्न है, अब वो भी ये देखता है कि मुझे जो अगर पहाड़ में शादी करनी है तो उसके लिए उसको भी अच्छी पढ़ी लिखी, सुशील और अच्छे संस्कार वाली बिटिया चाहिए, महिला चाहिए। तो वो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो ये बच्चियां अपने विद्यालय को 10वें के बाद या 11वें के 12वें के बाद छोड़ करके घर बैठ जाती हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पे वो जाम लग जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ये उन लड़कियों के साथ अन्याय है। अगर हम आज नारा लगाते हैं कि पुत्री बचाओ और पुत्री को शिक्षा दो, शिक्षा दीक्षा और उसका संरक्षण पोषण सबको शुद्ध करने के लिए हमें परिवार स्तर पर तो उसको विचार करना ही चाहिए, उसके साथ ही समाज में भी उसकी जागृति होनी चाहिए। उसके लिए हमें सबल, संकल्पशील और जनप्रिय शासन प्रशासन की आवश्यकता है, जो प्रोत्साहन दे, प्रलोभन दे और उसके आधार पर हमारी ये बेटियां आगे बढ़ें। क्यों? इन बेटियों के सामने देश के बहुमूल्य विकास के लिए, बहुआयामों को पूरा करने के लिए वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उनकी विचारधारा में भी ये चीज़ है। तो उनसे इन बच्चियों को जो अबोध हैं, जो अशिक्षित हैं या अल्प शिक्षित हैं, उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा के लिए हमें शासन प्रशासन और समाज का प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें प्रलोभन दिया जाए और प्रलोभन के साथ उनकी शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति और प्रबल होकर के वो समाज में प्रतिष्ठा का जीवन यापन करें। मैं एक शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक होने के नाते मैंने ये आभास किया है कि शिक्षित लड़की समाज की एक श्रृंगार है, समाज की एक शोभा है, समाज को वो देती है, दोनों परिवारों की वो प्रतिष्ठा बढ़ाती है। जिस परिवार में जन्म लिया उसका भी सम्मान बढ़ता है और जिस परिवार में जाकर विवाहित होकर वो अपने परिवार को खड़ा करती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाती है, उसके नियम संयमों को सुरक्षा करके अपनी संस्कृति का विकास करती है, संस्कृति का संरक्षण करती है और अच्छी सांस्कृतिक वातावरण अपने परिवार में बनाती है। ऐसी नारियां बहुत हैं और उदाहरण के लिए हमारे इतिहास में ऐसी नारियों का हमने पाठ्यक्रमों में भी अध्ययन किया, अध्यापन किया और उसके बारे में उनसे प्रेरणा, उनके कर्तव्यों से ली है। तो अब जब जागरूकता नागरिक के सशक्तिकरण के बारे में हो रही है तो उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए निकट भविष्य में उसके हाथ में शक्तियां हैं, वो राजनीतिक प्रभाव को भी बदल सकती है, सांस्कृतिक चेतना भी जागृत कर सकती है और उसके साथ साथ पद, प्रतिष्ठा, आन, मान, शान, इन सब के लिए वो परिवार की एक शोभनीय नागरिक है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इन हमारे जो मौलिक सिद्धांत हैं, हमारी जो संस्कृति के मौलिक तत्व हैं, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो समाज है, हमारे जो नीति इत्यादि हैं और देश की जो राजनीति वर्तमान में चल रही है उसके प्रति भी महिलाएं, जो शिक्षित महिलाएं, वो काफ़ी जागरूक हैं।
और राजनीतिक नतीजों में भी उनका हस्तक्षेप है। क्योंकि जब जब अब आधुनिक आज की बात कर रहा हूँ मैं, आए दिन जो है राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं। समाज में राजनीतिकरण होने से कहीं पर भ्रष्टाचार, कहीं पर व्यभिचार, कहीं पर अन्याय, कहीं पर शोषण, कहीं पर प्रदूषण, इन सब के पीछे वर्तमान शिक्षित नारी जागरूक है और उसके परिणाम आपने आए दिनों जो राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा है उस पर भी पड़ा है। और जो राजनीतिक क्षेत्र में सशक्तिकरण की सत्ता में आते हैं उनको भी नारियों का मनोबल, नारियों की शक्ति, नारियों का समर्पण और नारियों का देश के विकास में जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका प्रतिष्ठा है और उसका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ रहा है। आज हम ये नहीं कह सकते कि नारी कमज़ोर है, निर्बला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार की मैथिलीशरण जैसे कवि, राष्ट्र कवि ने जो अपनी अभिव्यक्ति प्राप्त की है वो तब समय गया। आज का समय बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है। नारी एक सशक्ति परिवार का एक सशक्ति नागरिक है और उसमें वो अपने परिवार को तो संपन्न करती है। जिस परिवार में उसके माता पिता ने उसको अपनी निष्ठापूर्वक उसको सुविधाएं दी, उसको पढ़ाया लिखाया, वो सब जाकर के अपने परिवार के साथ तो उसका सहयोग सदुपयोग होता ही है, शक्ति का सशक्तिकरण होता है। लेकिन दूसरे परिवार में जाकर जहाँ वो विवाहित नारी के रूप में जाती, उस परिवार को भी वो काफ़ी कुछ आगे बढ़ाती है अपनी शिक्षा दीक्षा के कारण, अपने माता पिता के दिए हुए अनुसरण और उनके दिए संस्कारों के कारण। धन्य हो नारी की नागरिकता का जो सशक्तिकरण है वो अत्यंत प्रबल है, शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण है। उसमें देश की प्रतिष्ठा है, समाज की प्रतिष्ठा है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। मेरी यही भावना है कि नारी को पहले बेटी बचाओ, उसके बाद फिर बेटी पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद राष्ट्र के लिए उसमें सेवा की भावना आना स्वाभाविक है। राष्ट्रभक्ति आ गई, उसमें प्रबल सेवा की शक्ति आ गई और बहुआयामी चिंतन का वो समाज के लिए लाभप्रद होगा। यही मेरी शुभकामना है।